हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म गुप्ता क्लासेस में। चलिए भाई, हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न देख रहे थे। अब ये प्रश्न जो हैं, जो आपके यूपी पुलिस का एग्जाम है, आपका एसएससी, आपका एसआई का एग्जाम है, जो जितने भी आपके सी टेट, यूपी टेट हैं और जितने भी हमारे यूपी से रिलेटेड एग्जाम है, उन सभी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो इनका संबंध जो है वो छायावादी युग से। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो थे वो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेमेल को छांटिए, यानी कि इन चारों में से जो भी हमारा अलग है हमें उसे छांटना है। पहला है हमारा सेवा सदन, दूसरा है निर्मला, तीसरा है चंद्रकांता और चौथा है हमारा गोदान। जल्दी से मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए। इन चारों में से जो भी अलग है उसे छांटिए। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता या फिर गोदान। तो हमारे ये सेवा सदन, निर्मला और गोदान, ये तीनों जो हैं हमारे, वो हैं हमारे प्रेमचंद के। किनके हैं? प्रेमचंद के। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये आता है चंद्रकांता, चंद्रकांता जो है ये है हमारा चंद्रकांता जो है ये है हमारा निराला का। किनका है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। समझ में आ गया? तो ये तीनों जो हैं, सेवा सदन, निर्मला और गोदान, ये तीनों है हमारी प्रेमचंद की, और चंद्रकांता है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये चंद्रकांता जो है एक तो निराला की है, एक और है हमारे कवि उनकी भी है। तो ऐसे कंफ्यूज ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है, एक नाम से हमारी कई सारी रचनाएं आ चुकी है हिंदी में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि है। यानी कि ज्ञानाश्रय क्या होता है? जो ज्ञान से संबंध रखते हैं, जो भी हमारे ज्ञान से संबंध रखते हैं उन्हें कहा जाता है ज्ञानाश्रय। ठीक है, तो कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रहीमदास जी या मलिक मोहम्मद जायसी। जल्दी बताइए, ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि हैं वो कौन माने गए हैं भाई? वो हमारे कबीरदास जी माने गए हैं। कबीरदास जी जो हैं वो ज्ञान से संबंधित रखते थे, ज्ञानाश्रय यानी कि ज्ञान से संबंधित। तो ये हो गए हमारे कबीरदास जी। बड़े आगे की ओर चलिए, नेक्स्ट है हमारा जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक, यानी कि जयचंद्र प्रकाश जो महाकाव्य है वो किसने लिखा है? बलदेव चंद्र ने, भगवान सिंह ने, चंद्रवरदाई ने या भट्ट केदार ने? आपको ये बताना है जयचंद्र प्रकाश जो महाकाव्य है वो किसने लिखा है। वो लिखा है हमारे भट्ट केदार जी ने। समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, आगे अपने मित्रों के पास भी पहुंचाइए इसे, क्योंकि जैसे कि अब आपका एसआई का एग्जाम आ रहा है तो उसमें भी काफी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप जो है वो किनकी रचना है जी? ब्रंदभूषण, शेख नवी या फिर रहीम? तो ज्ञानदीप जो है वो शेख नवी की रचना है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये आप क्वेश्चन जो है डेली पढ़ते चलिए तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। जैसे ये रचना किनकी है, या ये रचना किसने लिखी है, या इस रचना के कवि बताइए कौन है, इस तरीके से पूछ लेता है। चलिए, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? रामचंद्रिका जो है उनके रचनाकार कौन है? सुंदर, सेनापति, मोहनलाल मिश्र या फिर केशव? रामचंद्रिका जो है वो केशव ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। यानी कि ये वाली जो है पंक्ति वो किसने लिखी है? मीराबाई, कबीरदास जी, तुलसीदास जी या फिर जायसी? जल्दी से बताइए। तो बहुत हमने सुनी है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो ये हमारी किन्होंने लिखी है भाई? कबीरदास जी की है ये।
ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम के किसने लिखे हैं, तो कबीरदास जी ने लिखे हैं। चलिए, कबीर की भक्ति का स्वरूप बताइए, यानी कि कबीरदास जी जो थे वो किस तरीके की भक्ति करते थे? सगुण करते थे, सूफी मतवादी करते थे, वैष्णव मतवादी करते थे, या फिर निर्गुण भक्ति के? तो कबीरदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, यानी कि वो क्या मानते थे कि सब भगवान अलग अलग नहीं है, सब भगवान हमारे एक है। बिना, मतलब ये समझ लो, निर्गुण यानी कि बिना किसी लालच के वो भक्ति करते थे। ठीक है, कबीरदास जी जो है, इसलिए वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। चल, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, तो आप सभी को पता है, कवि वचन सुधा नैया, उद्दंड, मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती। तो हिंदी का प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछे या हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो आप लोग आंसर देंगे उद्दंड, मार्तंड। कब लिखा गया था ये? 30 मई 1826 में लिखा गया था। उद्दंड मार्तंड जो है किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, उद्दंड मार्तंड जो था वो किन्होंने लिखा था? पंडित जुगल किशोर ने लिखा था। कौन से सन में लिखा था? 30 मई 1826 में लिखा था। समझ में आ गया यहाँ तक? बढ़े आगे की ओर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा भोर का तारा, एकांकी के लेखक बताओ। भोर का तारा जो लिखा है, एकांकी मतलब होता है नाटक। ठीक है, एकांकी मतलब क्या होता है भाई बच्चों? नाटक। तो भोर का तारा नाटक के जो लेखक है वो बताओ कौन है? उपेंद्र नाथ अशक है, या फिर जगदीश चंद्र माथुर है, या धर्मवीर भारती है, या फिर मोहन राकेश है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। भोर का तारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो भोर का तारा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है हमारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली जो है, हिंदी खड़ी बोली का क्या मतलब है? जो आपकी और हमारी बोली है ना वो खड़ी बोली है। हम लोग जो बोलते हैं, जैसे मैं इस टाइम पे आप लोगों से बात कर रही हूँ तो हमारी खड़ी बोली है। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो ये हुई शौर सेनी से। ठीक है, अपभ्रंश क्या होता है? जैसे ये समझ लो ये भूमि का हिस्सा है, ये जो है ये बोर्ड जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है भूमि का हिस्सा है। अब कुछ भूमि के हिस्से इधर है, ठीक है, इधर कुछ भूमि के हिस्से इधर, कुछ भूमि के हिस्से इधर, कुछ भूमि के हिस्से इधर और कुछ भूमि के हिस्से इधर। ठीक है, पूरे के पूरे हमारे धरातल पर जो छोटी छोटी टीले टाइप के बने रहते हैं, ठीक है, उन्हें एक तरीके से क्या कहा जाता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, या भारोप्य? भारोप्य, बस ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, भारोप्य भाषा परिवार। तो भाई कन्नड़ का संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। वैसे 5 भाषा परिवार है, भारोप्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती और हमारा देव भाषा परिवार। ठीक है ना, तो ये हमारे 5 भाषा परिवार हैं जो आपके सामने हैं। तो कन्नड़ का संबंध जो है वो किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। चलिए, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। यानी कि इन चारों में जो भी गलत है हमें उसके बारे में बताना है। तो ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। आगे नाथना, पीछे पघा, बंधनहीन। ठीक है, इसका अर्थ 3 13 होना का अर्थ दे रखा है बंधनहीन। 1 टकसाल के ठले हैं, सब एक जैसे हैं, इसका अर्थ ये दे रखा है। आंख के अंधे, गांठ के पूरे, इसका अर्थ दे रखा है मूर्ख लेकिन धनवान। तो आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सा हमारी लोकोक्ति ऐसी है जिसका अर्थ बिल्कुल गलत है? जल्दी से कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में मुहावरे और लोकोक्ति बहुत पूछी जाती हैं कि इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए, या फिर अर्थ दे देगा इस अर्थ का लोकोक्ति या मुहावरा बताइए। तो जल्दी से आप लोग कोशिश कीजिए इन सब में गलत हमारी कौन सी है।
और जिसको भी ये वीडियो समझ में ना आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे नाथ ना पीछे पघा, बंधनहीन होना, ना हमारे आगे कुछ है ना हमारे पीछे कुछ है, हम बिल्कुल एकदम फ्री हैं, बंधनहीन, बिल्कुल सही है हमारा। तीन तेहरे होना, ये तो आप सभी को पता है, कहते हैं ना वो तो दुम दबा कर भाग गए, एकदम तीन तेहरे होना, 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो तीन तेहरे होने का मतलब क्या है? भाग जाना, भाग जाना। इसका अर्थ जो है बंधनहीन नहीं होता। तीन तेहरे का अर्थ बंधनहीन नहीं होता। एक टकसाल के ठले हैं सब एक जैसे हैं, इसका अर्थ बिल्कुल सही है। एक टकसाल के ठले हैं यानी कि सब लोग एक जैसे हैं, जैसे बोल देते ना हम भाई तुम सब तो एक जैसे ही हो। ठीक, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ क्या है? मूर्ख लेकिन धनवान, यानी कि कोई व्यक्ति मूर्ख है लेकिन उसके पास पैसों की कमी नहीं है, धनवान वो पूरा है, तो यानी कि इसका सही आंसर है हमारा तीन तेहरे होना। चलिए नेक्स्ट, बुंदेली का क्षेत्र है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर या फिर जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो हमारे बुंदेली का क्षेत्र पूछा गया है, तो बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन और दतिया। ठीक है, चलो जिस भाषा का अनुवाद, ये अनुपाद लिख रखा है, गलत लिख रखा है, यहाँ पे आएगा अनुवाद, वाद आएगा। ठीक है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा या माध्यम भाषा? जल्दी बताइए, जिस भाषा का अनुवाद किया जा सके। देखो, मानक भाषा मान्यता प्राप्त होती है, लक्ष्य भाषा जो हमारी लक्ष्य मतलब जहां हम लक्ष्य पे फोकस करते हैं। ठीक है, माध्यम भाषा यानी कि जो किसी के बीच माध्यम बनती है, उसे दूसरी चीज समझाने के लिए माध्यम, जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो हम हमारे और आपके बीच जो भी भाषा माध्यम बनेगी वो माध्यम भाषा। स्रोत भाषा क्या होती है? जैसे कोई भी हमारी भाषा है, ठीक है, यहाँ पे दिया जिस भाषा का अनुवाद किया जा सके। अनुवाद कैसे? स्रोत भाषा क्या होती है? जब हम अपने लक्ष्य की ओर कोई भी भाषा साध लेते हैं, भाई हमारा लक्ष्य है कि हमें हिंदी पढ़नी है, ठीक है, अब इसी हिंदी का जो मैं आप लोगों के सामने अनुवाद कर रही हूँ, भाई लक्ष्य भाषा क्या है? जो लक्ष्य साध लिया कि हमें हिंदी पढ़नी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आप लोगों को स्रोत भाषा। तो स्रोत भाषा यानी कि सोर्स। अब ये स्रोत भाषा क्या है कि भाई आप लोगों का लक्ष्य आपको हिंदी पढ़नी है। अब हिंदी तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हिंदी को कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका अनुवाद भी तो करना जरूरी होता है, तो वही कहलाती है हमारी स्रोत भाषा। जो हमारा लक्ष्य होता है उसी भाषा को साधना और उसका अनुवाद करना, वो कहलाती है हमारी स्रोत भाषा। ठीक है, बड़े आगे की ओर चलिए। नेक्स्ट आता है लाभ ही लाभ, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। लाभ ही लाभ होना, ये तो आप सभी लोग बता देंगे। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डालने की और पूछ नहीं। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, जिससे चारों ओर से लाभ लाभ होता है। क्या कहते हैं? भाई तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में हो रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा जस दूल्हे चुनी है, जैसे तुम हो वैसे तुमने अपना साथी चुना है। तो जैसे खुद वैसे ही साथी। आंखों में धूल झोंकना, इसका सही अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है धोख खाना, धोख देना, धोखा, धोखा खाना, धोखा देना, होली खेलना, आंख में धूल डालना। तो ये अलग अलग मत होने से, यानी कि नेता जो अलग अलग हो गए उसके होने से हुआ है। तो अब इस ये जो अर्थ लिखा है इसका हमें मुहावरा बताना है। तो ढाक के 3 पात नहीं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बिल्कुल सही है हमारा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, नहीं। टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, अब 1.5 चावल में किसका ही पेट भरेगा, ये समझो। यानी कि ये समझ लो नेता अलग अलग हो चुके हैं, तो उनके ये नुकसान सरकार को होगा ही होगा। ठीक है, चलिए। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, विरोधाभास। विरोधाभास तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, विरोध करना किसी चीज का। विभावना, बिल्कुल सही है, बिना किसी कारण के कार्य किया जाए। भाई देखो आप लोग हो, आप लोग पढ़ रहे हो तो किसी कारण से ही तो पढ़ रहे हो,
है ना, कि भाई आप लोगों को नौकरी चाहिए इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नौकरी वोकरी से मतलब नहीं होता, बस उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है, लेकिन वो भी एक कारण है। भाई ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई पढ़ रहा है, वो भी एक कारण है। लेकिन जहां पे बिना कारण के ही पढ़ा जाए, ठीक है, कि भाई कोई कारण वारण नहीं है, मैं तो बस ऐसी पढ़ रहा हूं या मैं तो बस ऐसी पढ़ रही हूं, तो वो कहलाता है हमारा विभावना। ठीक है, चलिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, उपमा अलंकार होगा नहीं क्योंकि उपमा में तुलना होती है। अन्योक्ति भी नहीं होगा। रूपक, रूपक, रूपक है बिल्कुल हमारा। रूपक में क्या होता है कि उपमेय और उपमान को रूप मान लिया जाता है, यानी कि उपमेय रूप को छोड़ो, उपमेय और उपमान दोनों को सेम टू सेम बताया जाता है। ठीक है, अब संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी कि यहाँ पे ज्ञान को आंधी जैसा नहीं बताया गया, ज्ञान को आंधी ही बताया गया है। भाई अगर ज्ञान को मैं बोलती ज्ञान आंधी जैसा है तो वहां तुलना हो जाती, उपमा आ जाता। लेकिन मैंने क्या बोला कि ज्ञान जो है वो आंधी ही है, यानी कि ज्ञान को आंधी का रूप मान लिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति कौन सी होती है? जो इंसान हमेशा एक जैसा रहता है, ना वो किसी के पीठ पीछे बदलता, ना वो किसी के सामने बदलता, जो जैसा है वो वैसे ही रहता है, इसका हमें लोकोक्ति बतानी है। इसका क्या है? ठीक है, सांच को आंच नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सावन हरे न भादो सूखे, बिल्कुल सही है हमारा। भागते चोर की लंगोटी सही नहीं, सहज पके सो मीठा होए, बिल्कुल भी नहीं। सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि सावन भी हरा भरा रहता है और भादो कैसा रहता है? सूखा हुआ। अब देख लेना, जैसे सावन हमारा जब भी खत्म होता है, सावन तो एकदम हरा भरा होगा, लेकिन जब भादो आएगा तो उसमें पेड़ पौधे क्या, इंसान भी सूख जाता है। तो यही चीज कही गई है कि सदा एक जैसा रहना, सावन हमेशा हरा भरा रहता है और भादो हमेशा सूखा सूखा रहता है। बढ़े आगे की ओर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? विस्मय, तो विस्मय जो है वो हमारा अद्भुत रस का है। क्यों? विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, विस्मय तो है हमारा स्थायी भाव, लेकिन विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, और ये कौन से रस का है? हमारा अद्भुत रस का है। नेक्स्ट है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? परिपक्व मतलब मैच्योर। भाई कोई भी भाव है जब वो अपने मैच्योर वाली एज में पहुंचेगा तो उसे क्या कहा जाता है? भाई स्थायी भाव। स्थायी यानी कि स्टेबल हो जाना एक तरीके से। भाई एक बात बताओ, कोई भी है, मैं बचपन में क्या कहती थी कि मुझे ये बनना है, फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई, मैं बोलती थी मुझे अब ये बनना है ना, जैसे मुझे पुलिस बनना है, फिर मैंने बोला मुझे टीचर बनना है, फिर मैंने बोला मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो मेरा जो भाव था ना वो स्थायी नहीं था। मेरा भाव कब स्थायी हुआ? जब मैं बड़ी होती गई, एक तरीके से मैच्योर अवस्था में आ गई, तो मैंने अब अपने मन में स्थायी भाव बना लिया कि मुझे टीचर ही बनना है, टीचर के अलावा और कोई बेस्ट नहीं है। ठीक है, ये मैंने अपने मन का स्थायी भाव बना लिया। तो जब कोई भाव अपनी परिपक्व अवस्था यानी कि मैच्योर वाली एज में आता है तो उसे कहते हैं स्थायी भाव। मेरे मन का भाव है कि मुझे टीचर बनना है, वो भाव हिलने का नहीं है, यानी कि स्थायी हो चुका है। अनुभाव क्या होता है कि जब कोई भाव जो है हमारे मन के भाव जो है, जब वो हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकलते हैं। जैसे कि मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, मेरे मन का भाव है मुझे गर्मी लग रही है, तो शरीर के द्वारा कैसे बाहर निकलेगा? पसीने आएंगे, मुझे स्वेटिंग होगी। ठीक है, फिर मेरे मन का भाव है मुझे सर्दी लग रही है, तो शरीर के द्वारा कैसे बाहर निकलेगी? मेरे रोंगटे खड़े होंगे। ठीक है, वो कहलाता है अनुभाव। विभाव क्या होता है कि जब हम किसी प्राकृतिक चीज को देखेंगे, हमारे मन में कितना अच्छा सा फील होता है। जैसे हम चांदनी रात को देख लें तो हम क्या कहते हैं? अरे वाह कितना अच्छा हो रहा है। गर्मियों में बाहर बारिश पड़ने लगे, मौसम अच्छा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? अरे वाह तो मौसम बहुत अच्छा है। सर्दियों में धूप निकल जाए तो ये प्राकृतिक चीज है। तो प्राकृतिक चीजों या फिर मनुष्य को देखकर जो भी हमारे मन में भाव जगेगा वो विभाव में आएगा। ठीक है, संचारी भाव क्या होता है? जो भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं। जैसे कि गुस्से का भाव आ गया मेरे मन में, चला गया। खुशी का भाव आया, चला गया। सर्दी का भाव आया, सर्दी लग रही है, वो भी चला गया। फिर गर्मी का भाव आया, गर्मी लग रही है, वो भी चला गया। तो जब कोई भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं वो संचारी भाव, और स्थायी भाव तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बढ़े आगे की ओर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए,
नेक्स्ट है हमारा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण क्यों कहा जाता है भाई? अलंकार जो होते हैं ना, ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाता, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। लेकिन आभूषण जो होते हैं वो एक स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, स्त्री की शोभा बढ़ाना। तो अब एक बात बताओ, ये अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर तो दोनों एक ही काम रहे हैं, शोभा बढ़ाने का ही तो काम कर रहे हैं ना, कि भाई अलंकार अब काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। काव्य जो होता है वो हमारा हिंदी का ही एक भाग होता है, ठीक है ना, हिंदी में हमारा पद्यांश होता है, उसी का ही एक भाग होता है काव्य। तो काव्य की शोभा बढ़ा रहा है तो अलंकार, स्त्री की शोभा बढ़ा रहे हैं तो आभूषण, लेकिन कर तो दोनों एक ही काम रहे हैं, शोभा बढ़ाने का, तो इसलिए अलंकार का अर्थ जो माना गया है वो आभूषण माना गया है। समझ में आ गया यहां तक? चलिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब इसमें क्या है? जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ठीक है। इसमें हमें अलंकार बताना है। रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, श्लेष है। रूपक क्या होता है? जहां रूप माना जाता है, जो दो चीजों को एक जैसा बताया जाता है। उत्प्रेक्षा क्या होती है? जहां पे दो चीजों की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, हो सकता है। उपमा क्या होता है? जहां दो के बीच तुलना होती है। और श्लेष क्या होता है? जहां पे एक शब्द में कई सारे अर्थ उसके चिपके हुए मिलेंगे आपको। ये अलंकार होते हैं हमारे। तो ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब आपको यहाँ पे ये ज्यों शब्द दिखाई दे रहा है ना, इसकी वजह से ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि ज्यों जो शब्द दिखाई दे रहा है उसका अर्थ क्या होता है कि संभावना प्रकट करना। अब इस पूरे का मतलब क्या है? ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी कि मैं धतूरे को इस प्रकार अपने साथ लेकर जा रही हूं। यहाँ कनक का अर्थ है धतूरा। मैं धतूरे को इस प्रकार अपने साथ लेकर जा रही हूं जैसे भिक्षा मांगने वाला स्वर्ण को लेकर जाता है। तो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी बताइए कि मैं जो है धतूरे को इस तरीके से ले जा रही हूं कि मान लो भिक्षा मांगने वाला सोने चांदी को लेकर जाता है। तो ये ज्यों जो शब्द है इसकी वजह से यहाँ पे संभावना व्यक्त हुई है, तो इसलिए चला जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में। समझ में आ गया? चलिए, जलधि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। जलधि मतलब जो जल में उत्पन्न होता है, ठीक है, जल में उत्पन्न होना, तो एक तरीके से विशेषता ही तो बता रहा है, तो इसमें आ जाएगा हमारा कर्मधारय समास। चलिए, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है किस समास का है? तो है जो कर्मधारय समास की पहचान होती है। भाई देव की यहाँ पे विशेषता ही तो बता रहा है कि देव कैसे है? महान है, तो इसलिए कर्मधारय समास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करने लगे, जस्ट अभी मैंने बताया ना, जो भाव हमारे मन में थोड़े समय के लिए आए और चला जाए, क्या कहते हैं भाई उसे? अभी पीछे वाली क्वेश्चन में ही तो बताया, तो उसे कहा जाता है हमारा संचारी भाव। संचरण का अर्थ होता है आना जाना, आना और जाना। तो जो भाव हमारे मन में कम समय के लिए, अल्प मतलब कम, तो जो भाव हमारे मन में कम समय के लिए आते जाते रहते हैं, खुशी का भाव आया चला गया, दुख का भाव आया चला गया, सर्दी का भाव आया चला गया, गर्मी का भाव आया चला गया, ठीक है। तो जो भाव हमारे मन में कम समय के लिए आते जाते रहते हैं वो कहलाते हैं संचारी भाव, ठीक है। चलिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, यानी कि किस समास का उदाहरण है? मैं वाचस्पति का बताना है। निया तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या बहुव्रीहि तत्पुरुष। वाचस्पति मतलब होता है वाणी का पति, वाणी का पति, यानी कि जिस भी इंसान की वाणी अच्छी है, ठीक है, उसे कहा जाता है वाचस्पति, वाणी का पति। तो इसमें हमारा होगा अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा होगा भाई? अलुक तत्पुरुष समास। चलिए, यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और
इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।